ओके, तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने बोला था, तो आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा और ज़्यादातर लोगों से आई होप कि बन गया होगा, और अगर नहीं भी बनाए तो अभी हम लोग देख लेंगे। तो इसमें बोल क्या रहा है कि इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स, ठीक है, मतलब बोल्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी जो पढ़ा जाता है ना, तो उसको पढ़ने का भी तरीका होता है कि इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट, तो दिमाग में एक पिक्चर बना चाहिए कि हाँ ठीक है, मतलब बोल्ट बना रहा है फैक्ट्री। ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट ऑफ द बोल्ट्स, मतलब कि तीन मेरे पास ऐसे मशीन्स हैं, ठीक है, ए बी और सी, है ना। तो ए जो है 25% बोल्ट बनाता है, और बी जो है 35% बोल्ट बनाता है, और सी जो है 40% बोल्ट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो, अच्छा ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद बोलते हैं। तो ऑफ देयर आउटपुट्स, मतलब कि जो बोल्ट ए, मतलब मशीन ए जो भी बोल्ट्स बनाते हैं उनमें से 5% डिफेक्टिव होता है, ठीक है। फिर जो बी बनाता है उसमें से 4% डिफेक्टिव होता है, जो सी बनाता है उसमें से 2% डिफेक्टिव। अ बोल्ट इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव, मतलब कि कोई भी बोल्ट आपने उठाया और फिर वो जो है डिफेक्टिव आ गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बोल्ट जो है मशीन बी ने बनाया था, ठीक है। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो इसमें सबसे पहले क्या है कि तीन मशीन से हमारे पास, तो बोल्ट जो भी है वो या तो मशीन ए से बना होगा, या तो मशीन बी से, या तो मशीन सी से, है ना। तो स्टार्टिंग का हम लोग को क्या पता है कि 25% बोल्ट जो है वो मशीन ए बनाता है ना। तो कोई भी बोल्ट अगर हम लोग उठाते हैं तो वो बोल्ट का मशीन ए से होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 25% ही होगा, है ना। 25/100 तो 0.25, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये क्या हो जाएगा, 0.25, है ना। और फिर बी मशीन से बनने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 35%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, 0.35। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है 0.40, है ना। और चेक करने के लिए ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 30, 50, 55, 60, है ना, तो 0.6 और फिर ये 1 हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया कि या तो ए से, या तो बी से, या तो सी से। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर ए से बना है तब फिर डिफेक्टिव होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 5%, मतलब 0.05। तो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए, है ना, कि गिवन की बोल्ट जो है मशीन ए से बना है, डिफेक्टिव होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद गिवन की बी से बना है, डिफेक्टिव होने का क्या है, 4%, तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ डी गिवन बी, है ना, कि डिफेक्टिव हो जाए गिवन बी से बना है। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ डी गिवन सी, है ना। और साइमल्टेनियसली यहाँ पर आप लोग इसका कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो कि डिफेक्टिव नहीं होने का प्रोबेबिलिटी गिवन ए, है ना, तो 1 माइनस 0.05 वो 0.95 हो जाएगा। फिर ये कि डिफेक्टिव नहीं होने का प्रोबेबिलिटी गिवन बी, तो 1 माइनस 0.04 वो ये हो जाएगा, सिमिलरली फॉर सी, ठीक है। तो ये सब मेरे को पता है। अब मेरे को पूछ क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, कि मतलब कि मैंने एक बोल्ट उठाया और फिर वो डिफेक्टिव है, मतलब कि गिवन इट इज़ डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बोल्ट जो है मशीन बी से बना था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डी मेरे को चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात यहाँ पर हो क्या रहा है कि पहले तो हम लोग को कुछ प्रोबेबिलिटी पता है, पी ए मेरे को पता है, पी बी पता है, पी सी पता है ना, और फिर डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी पता है गिवन ए, है ना, गिवन बी, गिवन सी एंड सो ऑन। अब क्या पूछ रहा है कि अब आपने एक बोल्ट उठाया रैंडमली और वो डिफेक्टिव है, ठीक है, तब फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बोल्ट है वो मशीन बी से बना था, तो ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो काफ़ी आसान है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डी निकालना है, तो ये फॉर्मूला हम लोग काफ़ी बार देख लिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी में से कितना पार्ट जो है बी का है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी मतलब क्या, कि बी भी हुआ फिर उसके बाद डी भी हुआ, है ना, तब फिर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बी, ठीक है। ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया सब कुछ। तो 0.35 इंटू 0.04, तो यहाँ से ये आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या है, मतलब डिफेक्टिव बनने का अलग अलग तरीका क्या है, कि या तो मशीन ए से बना था फिर उसके बाद डिफेक्टिव हो गया, है ना, मतलब कि 0.25 इंटू 0.05 ये वाला, या फिर मशीन बी से बना था फिर उसके बाद डिफेक्टिव हो गया तो 0.35 इंटू 0.04, या फिर मशीन सी से बना था उसके बाद डिफेक्टिव हो गया तो 0.40 इंटू 0.02, है ना। तो ये सबको जो है यहाँ पर सम कर दिया, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो गया, और फिर ये मल्टीप्लिकेशन रूल हो गए यहाँ से। तो बस इसको कैलकुलेट कर लो खुद से, और फिर यहाँ पर ये 28/69 आ जाएगा, ठीक है।
तो अगर समझ के पढ़े हो तब फिर आसान लगेगा, और नहीं तो अगर बस रट्टा लगाए हो तब फिर दिक्कत होगा। तो अगर ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो जो है वो फिर से जाके देख लो। तो बेस रूल एसेंशियली हम लोग कर क्या रहे हैं कि हमारा एक सैम्पल स्पेस है मान लो, है ना, जो कि डिवाइडेड है A1 A2 A3 में। ठीक है, फिर कोई भी एक इवेंट B है यहाँ पर। ठीक है, और हम लोग को ये स्टार्टिंग का कुछ इनिशियल बिलीफ हमारे पास पता है। ठीक है, कि A1 होने का कुछ प्रोबेबिलिटी है, A2 होने का कुछ है, A3 होने का कुछ है। ठीक है, ये इनिशियल प्रोबेबिलिटी हम लोग को पता है। फिर अगर A1 होता है तब फिर B होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, P ऑफ B गिवन A1, P ऑफ B गिवन A2, P ऑफ B गिवन A3, ये हम लोगों को स्टार्टिंग का पता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि B हो गया, है ना, गिवन दैट B हैज़ हैपेंड, A1 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, A2 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, A3 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसी को जो है हम लोग इन्फरेंस कहते हैं, या फिर बेस रूल में जो हम लोग जो स्टार्टिंग का हम लोग का इनिशियल बिलीफ था उसको रिवाइज करके हम लोग, मतलब स्टार्टिंग का कुछ था बिलीफ, उसको गिवन दैट सम इवेंट हैज़ हैपेंड, हम लोग उसको रिवाइज करके एक नया जो है एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ का इम्पोर्टेंस अभी शायद आप लोगों को पूरा समझ में ना आए, लेकिन जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, पढ़ाई करोगे, और तब फिर आप लोगों को बेस रूल का इम्पोर्टेंस और पता चलेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर नया डेटा आता है, वो नया डेटा को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है ना, ये सब चीज़। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज़ 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज़। ठीक है, मान लो कि कोरोना। ठीक है, तो डिजीज़ को यहाँ पर कोरोना मान लेते हैं। तो एक कोई लेबोरेटरी टेस्ट है जो कि 99% इफेक्टिव है इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज़। ठीक है, व्हेन इनफैक्ट इट इज़ प्रेजेंट। तो इस ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर कोई आदमी है, उसको कोरोना है, ठीक है, और उसने टेस्ट करवाया, तो 99% चांस है कि जो हमारा रिपोर्ट है वो पॉजिटिव दे दे, है ना, कि इसको कोरोना है, वो बोल दे। हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो, तो इसको साइमल्टेनियसली हम लोग यहाँ पर कैसे बना सकते हैं कि या तो कोई भी आदमी जो है उसको कोरोना होगा या तो कोरोना नहीं होगा, है ना। तो ये डी जो इवेंट है इसको पर्सन हैज़ दी डिजीज़ लिख दिया। ठीक है, तो या तो कोरोना होगा मतलब कि डी, या तो कोरोना नहीं होगा उस आदमी को, तो उसको डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसका जो है यहाँ से आएगा इफ़ 0.1, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को स्किप कर दिया मैंने। इफ़ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज़, तो ये क्या, अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या था कि अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज़ 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज़ व्हेन इट इज़ इन फैक्ट प्रेजेंट। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर कोई आदमी है, उसको डिजीज़ है, मतलब कोरोना है, तब फिर पॉजिटिव आने का क्या चांस है, 99%, मतलब कि ये 0.99, है ना। तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पी प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, पॉजिटिव गिवन डी, है ना। तो ये जो है ये 0.99 है। ठीक है, तो अगर आदमी जो भी टेस्ट करा रहा है उसको कोरोना है, ठीक है, और टेस्ट जो है हम लोगों का नेगेटिव दे देता है, तो उसका परसेंटेज, उसका चांस क्या हो जाएगा, 1%, है ना, तो 0.01। ठीक है, तो ये इसको कैसे सोच सकते हो कि पी ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट गिवन डी, है ना, मतलब कोरोना है लेकिन नेगेटिव दे दिया। ठीक है, तो इसको मिस बोलेंगे। हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वो आदमी को कोरोना नहीं है लेकिन उसने टेस्ट कराया और फिर टेस्ट ने जो है पॉजिटिव दे दिया। ठीक है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव, ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था सब कुछ। तो द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन, है ना, मतलब कि आदमी जो है ठीक ठाक है, उसको कोरोना नहीं है, लेकिन 0.5%, मतलब 0.5 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.005। ठीक है, इतना प्रोबेबिलिटी है कि पॉजिटिव दे दे। ठीक है, तो अगर आदमी को कोरोना नहीं है और फिर नेगेटिव दे दे, मतलब करेक्ट रिजेक्शन, उसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.005 या फिर 0.995। ठीक है, तो फॉल्स पर इसने वही समझा कि इफ़ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विथ प्रोबेबिलिटी 0.005 द टेस्ट विल इम्प्लाई ही हैज़ द डिजीज़। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर ऐसे लिखा है। फिर इसने क्या बोला, इफ़ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज़। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग रैंडमली कोई भी बंदा उठाएं पॉपुलेशन से, तो 0.1% चांस है कि उसको कोरोना है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि डिजीज़ होने का क्या प्रोबेबिलिटी हो गया, 0.1%, मतलब 0.1/100, तो 0.001, है ना। और डिजीज़ नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 माइनस दिस, तो 0.999। ठीक है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज़ द डिजीज़ गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज़ पॉजिटिव।
ठीक है। तो अगर कोई एक आदमी ने टेस्ट करवाया, ठीक है, और उसको पॉजिटिव आ गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको सही में डिजीज़ था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इससे हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं कि कोई भी जो टेस्ट है, मतलब वो कितना अच्छा टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट को अच्छा होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो हिट वाला है ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, है ना, जितना ज़्यादा हो सके कि पर्सन को, आदमी को जब कोरोना है तब वो पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, और ये जो फॉल्स पॉजिटिव है तो ये जो है जितना कम हो उतना अच्छा है ना। जब कोरोना नहीं है तब फिर इसको बोलना चाहिए कि कोरोना नहीं है ना। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ये सब डेटा सब कुछ दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है कि अगर पॉजिटिव देता है ना ये चीज़, तब फिर वो पर्सन को एक्चुअली में कोरोना है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन पी, तो फिर से वही चीज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन पी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। ठीक है, ये सब सारा ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, और ये पी जो लिखा है ये पॉजिटिव होने का, यहाँ पर मैंने पी लिखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन पी क्या होगा कि आदमी को डिजीज़ है और फिर उसके बाद ये पॉजिटिव देगा, है ना, तो 0.001 इंटू 0.99। ठीक है, ये और फिर टोटल ये पॉजिटिव होने का क्या क्या तरीका है कि आदमी को डिजीज़ है और फिर पॉजिटिव देता है, तो 0.001 इंटू 0.99, है ना, ये प्लस फिर आदमी को, मतलब आदमी को डिजीज़ नहीं है, कोरोना नहीं है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव दे देता है, तो 0.999 इंटू 0.005। ठीक है, तो इस टाइप से तो इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हो और सिंप्लीफाई करो कि 10⁻³ लिखो, इसको 10⁻², तो 99 10⁻5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको खुद से सिंप्लीफाई करो और लास्ट में कुछ इस टाइप का आ जाएगा 22/133। ये आपका NCERT का एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसी टाइप से कोई मान लो कि जैसे अभी IIT खड़गपुर ने एक ये टेस्ट किट निकाला था कोरोना के लिए। ठीक है, तो फिर वो जो भी टेस्ट किट है तो वो कितना अच्छा काम कर रहा है, तो वो करने के लिए इस टाइप का जो है चेक करना पड़ेगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो पिछला वीडियो और ये वीडियो जो है एक बार फिर से देख लो। तो अगर समझ के पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी तो अच्छा लगेगा चैप्टर, और फॉर्मूला बस रटोगे तब फिर मज़ा नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि मान लो कोई भी दो इवेंट है ना, ए और बी, तो उसमें क्या हो रहा था कि अगर हम लोग ए का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, मान लो कि कुछ पी ऑफ ए है ना, और फिर हम लोगों को नया इन्फॉर्मेशन मिल गया कि कुछ दूसरा इवेंट जो है बी वो भी हो गया, तब फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकाल रहे हैं, है ना। अब अगर दूसरा इवेंट हो गया तब फिर कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा था इवेंट ए पर। ठीक है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कि एक इवेंट का दूसरे इवेंट पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ इवेंट ए है कि मैं एक सिक्का उछालता हूँ और फिर उसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो वो इवेंट ए है, और इवेंट बी ये है कि बाहर में बारिश हो रहा है। ठीक है, तो ये दो अलग इवेंट्स हैं, है ना। अब मैं ये बोलूँ कि मैंने ये बोल दिया कि बाहर बारिश हो रहा है, ठीक है, तब फिर हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो मैं तो रूम में बैठ के उछाल रहा हूँ सिक्का, तो कोई वैसा रिलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब बाहर बारिश हो या धूप हो, मतलब यहाँ पर सिक्का का जो भी हेड आने का पहले प्रोबेबिलिटी था वो बाद में भी वही होगा, है ना। तो ये सिक्का में क्या आएगा, तो दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कि बाहर में बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो रहते हैं इसको इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं हम लोग। और ये तो जैसे काफ़ी एक्सट्रीम एग्जांपल था कि यहाँ पर सिक्का उछाल रहे हैं और बाहर में बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत बार मतलब बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इवेंट्स जो है इंडिपेंडेंट है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बता पाएंगे कि इवेंट्स जो है इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, अ मॉडल बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, तो 3 टॉसेज ऑफ अ बायस्ड कॉइन। तो बायस्ड कॉइन मतलब क्या कि एक सिक्का है, ठीक है, तो सिक्का में नॉर्मली क्या एक्सपेक्ट करोगे आप लोग कि जब सिक्का उछालते हैं तब फिर हेड आने का भी हाफ चांस होना चाहिए और फिर टेल्स आने का भी हाफ चांस होना चाहिए, है ना। लेकिन मान लो कि आपने कुछ नया डिज़ाइन ऐसे कर दिया कि हेड्स आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ अलग हो गया। ठीक है, मतलब 1/2 नहीं है, कुछ अलग है। जैसे मान लो कि 2/3 है, ठीक है, हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी कुछ 2/3 है, तो फिर टेल्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 - 2/3 मतलब 1/3। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायस्ड कॉइन, है ना, क्योंकि हेड्स आने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है तो हेड्स की तरफ ये बायस्ड है। ठीक है, तो बायस्ड कॉइन हम लोग इसको बोलेंगे। तो इसको जनरल हम लोग क्या बोल देंगे कि वो जो सिक्का को उछालेंगे तो फिर हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, स्मॉल पी।
ठीक है। तो फिर टेल्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 माइनस स्मॉल पी, है ना। तो ये p मतलब क्या, जो अनबायस्ड है उसमें क्या होगा, ये 1/2 होगा, है ना। तब फिर टेल्स का भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो बायस्ड है मतलब कुछ यहाँ पर p है ना। तो p 1/2 से अलग हो सकता है, यहाँ पर बस वही कहना चाह रहे हैं कि बायस्ड कोइन से, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने 3 बार उछाला, ठीक है। तो मान लो पहली बार उछाला तब फिर या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि हेड्स आया या तो फिर टेल्स आया, ठीक है। तो हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, p, है ना। तो p ऑफ h1 क्या है, p, और टेल्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस पी। तो एक बार अगर मैंने सिक्का उछाल दिया, अगर मैं फिर से सिक्का उछालता हूँ, ठीक है, मान लो कि पहली बार में हेड्स आया और फिर दूसरी बार मैं फिर से उछालता हूँ। अब गिवन दैट कि पहली बार में हेड्स आया है, तो पहली बार में क्या होता है उससे तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि एक बार मैंने उछाला हेड्स आया, फिर दूसरी बार उछालूंगा तब भी हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 गिवन H1, तो ये H1 मतलब क्या कि पहली बार में हेड्स आया और H2 मतलब कि दूसरी बार में हेड्स आएगा, ठीक है। तो गिवन दैट कि पहली बार में हेड्स आया, दूसरी बार में भी हेड्स आएगा, तो उसका यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 गिवन H1 वो फिर से सेम ही रहेगा, जो भी हेड का प्रोबेबिलिटी है ना, P। और फिर पहली बार में अगर हेड्स आया तब फिर दूसरी बार में टेल्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर से वही 1 माइनस पी ही रहेगा, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या फिर पहली बार में टेल्स आया फिर से हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, पी, है ना। या पहली बार में टेल आया फिर से टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस पी, ठीक है। या फिर जब तीसरी बार में उछालेंगे, तो मान लो कि पहली बार में भी हेड आया, दूसरी बार में भी हेड आया, तब फिर तीसरी बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर से पी है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब जितना बार भी आप सिक्का उछालते जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे पहले क्या हुआ था, है ना। तो ये वाला जो प्रोबेबिलिटी रहेगा ये फिर भी पी रहेगा, ये 1 माइनस पी रहेगा। या फिर पहला हेड आया, फिर हेड आया, फिर उसके बाद टेल आ गया, तब फिर हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर से वही पी ही रहेगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पहले हेड आया है जो भी। तो इस टाइप से जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन बन जाएगा सारा, कि हेड आया फिर से हेड आया, है ना, फिर से हेड आया, या फिर हेड आया फिर टेल आया, या फिर हेड आया फिर टेल आया फिर हेड आया, या फिर हेड टेल टेल, ठीक है। फिर यहाँ पर टेल हेड हेड, या फिर टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड टेल टेल टेल, ठीक है। इस टाइप से अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, ठीक है। तो मान लो कि मैं कोई भी एक चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ, कि मान लो इसका निकालना चाहता हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बार में टेल्स आया, फिर हेड्स आया, फिर टेल्स आया, ठीक है। तो उसका प्रोबेबिलिटी जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं कि पहली बार में टेल आया, है ना, फिर मल्टीप्लाइड बाय कि गिवन दैट पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है ना। और फिर पहली बार में टेल, फिर दूसरी बार में हेड गिवन, है ना। तो तीसरी बार में टेल आए उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। टेल इन थर्ड गिवन दैट कि पहली बार में टेल आया और दूसरी बार में हेड आया, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बार में क्या है, टेल्स आने का 1 माइनस पी, है ना। तो ये जो है ये 1 माइनस पी होगा। अब गिवन दैट टेल्स आया है, दूसरी बार में हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये तो पी ही रहेगा, है ना। तो ये वाला पी हो जाएगा। और फिर गिवन दैट कि पहली बार में टेल आया, फिर दूसरी बार में हेड आया, अब फिर से टेल्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस पी, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये वाला जो है ये फिर से 1 माइनस पी, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, पी इंटू 1 माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। फिर मान लो कि मैं ये बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि लास्ट में जो है एक हेड आए, ठीक है। तो एक हेड कहाँ कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 3 हेड आ रहा है, यहाँ पर 2 हेड आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर एक हेड आ रहा है, फिर यहाँ पर 2 हेड आ रहा है, फिर यहाँ पर एक हेड आ रहा है ना। तो ये 3 तरीके से जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड हो सकता है। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या है, p इंटू 1 माइनस पी का स्क्वायर, है ना। तो वही सेम चीज़ है। और फिर इसका भी वही है, p इंटू 1 माइनस पी का स्क्वायर, और इसका भी वही है कि 1 माइनस पी का स्क्वायर इंटू पी, ठीक है। तो तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 3p इंटू 1 माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी ये हो गया। अब अगर मैं ये पूछूं कि प्रोबेबिलिटी दैट दी फर्स्ट टॉस इज हेड गिवन दैट 1 हेड, तो ये क्या बोल रहा है कि अब हम लोग को पता चल गया है कि एक ही हेड आया है, ठीक है। तो गिवन दिस क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला टॉस जो था वो हेड था, ठीक है। तो गिवन जैसे ही बोल दिया कि एक हेड है, तब तो फिर हमारा सैम्पल स्पेस जो है वो घट के क्या हो गया, सैम्पल स्पेस में बस ये 3 आउटपुट्स हैं, है ना। और फिर
ये सबका आउटपुट क्या है, मतलब सबका प्रोबेबिलिटी पहले से इक्वली लाइकली ही था, है ना, सेम प्रोबेबिलिटी था। तब फिर अब हम लोग को क्या चाहिए कि पहला टॉस हेड था, मतलब कि ये वाला आउटपुट चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो फिर 1/3 हो जाएगा। तो लॉजिक से भी बोल सकते हैं कि 1/3, लेकिन अगर फार्मूला से जाओगे तो फार्मूला क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट कि पहला टॉस जो है वो हेड था एंड कि पूरा जो है 1 हेड आया है ना, मतलब कि फाइनल 3 राउंड करने के बाद भी जो है 1 हेड आया है, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड जो हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया। तो पहली बार में हेड आया है और फिर पूरा जो हम लोगों ने किया 3 टॉस, तो 3 टॉस के बाद भी एक ही हेड है, ठीक है। तो वो कौन सा आउटपुट है, ये वाला है ना। तो इसका आने का प्रोबेबिलिटी क्या था, p×1 - p², ठीक है। तो ये वाला जो प्रोबेबिलिटी है ये हो जाएगा। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, तो 3p×1 - p², तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल हम लोगों ने जो अभी तक सीखा था उसको अप्लाई किया। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो वीडियो को। अब यहाँ पर जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि पहली बार में क्या रिजल्ट आया उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरी बार में क्या रिजल्ट आया, है ना। मतलब कि अगर पहली बार में मान लो हेड आता है ना, गिवन दैट कि पहली बार में हेड आया है, तो दूसरी बार में हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो तो सेम ही रहेगा। मतलब पहली बार में हेड आया या टेल आया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 गिवन H1 या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 गिवन T1 विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ H2, है ना। मतलब कि सेकेंड बार में जो भी मतलब हेड आने का जो था प्रोबेबिलिटी वो वही रहेगा, है ना। तो सिक्का उछालो तो पी ही है प्रोबेबिलिटी, मतलब कि इंडिपेंडेंट यहाँ पर चल रहा है इवेंट्स, ठीक है। तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड सेकेंड बार में हेड आए वो कैसे निकालेंगे हम लोग, कि पहली बार में हेड आए और फिर दूसरी बार में हेड आए, है ना। तो p×p² और फिर प्लस कि पहली बार में टेल आए और फिर दूसरी बार में हेड आए, है ना। तो 1 - p×p, ठीक है। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी कि सेकेंड बार में हेड आए तो यहाँ से p को कॉमन लो और फिर p+1 - p, तो वो कैंसिल हो जाएगा और फिर p बन जाएगा, है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 जो है वो ये है। तो यहाँ से देख क्या रहे हम लोग कि गिवन दैट पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में फिर से हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, वही है जो कि दूसरी बार में हेड आने का था प्रोबेबिलिटी, है ना। तो पहली बार में क्या हुआ एक्सपेरिमेंट, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा कि यहाँ पर क्या होने वाला है ना। पहली बार में टेल आया या फिर हेड आया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पर। तो अगर इसको हम लोग जनरल इवेंट्स, जनरल कोई भी 2 इवेंट ले लेते हैं ए और बी मान लो, तो हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कुछ है पहले से, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि ए हो गया, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तब फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ए हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होगा, वो तब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही होगा, ठीक है। मतलब कि ऑकरेंस ऑफ ए जो है प्रोवाइड्स नो न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट बी, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग इंडिपेंडेंट बोलेंगे, तो इसको अगर फॉर्मूला के टर्म्स में देखेंगे तो फिर क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। तो एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए जो भी लिखना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आया है इसको हम लोग एज अ डेफिनेशन लेंगे इंडिपेंडेंस का, ठीक है। कि अगर मेरे पास 2 इवेंट्स हैं ए और बी और फिर दोनों को मेरे को चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तब फिर मैं क्या करूँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा और फिर वो अगर इक्वल हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का, तब जो है हम लोग उसको बोलेंगे कि ए और बी जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब ये डेफिनेशन क्यों बेटर है ये वाला डेफिनेशन से, तो इसको ऐसे सोच सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जो है ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और ये हम लोगों ने बोला था ये तभी डिफाइंड होगा जब ये नॉन जीरो होगा, है ना। अगर ये जीरो हो जाता है तब फिर ये डिफाइंड नहीं होगा, है ना। तो उस केस में फिर मुश्किल हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं, कैसे डिफाइन किया जाए। तो एक वो दिक्कत है। दूसरा दिक्कत क्या है कि एक बार इसमें ये बोलना पड़ेगा कि बी जो है ए से इंडिपेंडेंट है, फिर ए बी से इंडिपेंडेंट है के लिए फिर से लिखना पड़ेगा पी ऑफ ए गिवन बी इज़ इक्वल टू पी ऑफ ए, है ना। फिर वहाँ पर देखना पड़ेगा पी ऑफ बी जीरो ना हो जाए, तो ये इसमें जो है थोड़ा लफड़ा है, ठीक है। तो और ये वाला जो डेफिनेशन है इसमें क्या है
कि जैसे ही मैंने ये बोल दिया कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, तो इसमें ए बी को एक्सचेंज कर दो आपस में, तब भी सेम चीज़ रहेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी जो है दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो सिमेट्रिक है, तो बेटर डेफिनेशन है। और ये तब भी वैलिड होगा जब अगर मान लो कि ये ज़ीरो है, कोई पी ए ज़ीरो है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो दिक्कत है वो सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर जैसे पी ऑफ बी गिवन ए इक्वल टू पी ऑफ बी आ गया, और फिर अगर मैं पी ऑफ ए गिवन बी निकालूँ तो वो क्या होगा, वो भी मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी फिर डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये पी ऑफ ए आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इम्प्लाई करता है कि ए बी से इंडिपेंडेंट है और बी ए से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग एज अ डेफिनेशन इसको यूज़ करेंगे इंडिपेंडेंस का। अब काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन क्या हो जाता है कि वो जैसे ये दो डिसजॉइंट सेट्स देखेंगे तब इसमें दिमाग में ये आ जाता है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन सोचो थोड़ा सा, अगर मैं बोल दूं कि इवेंट ए जो है वो हो गया है ना, मतलब कि हमारा जो सैंपल है, मतलब वो यहाँ पर कहीं आउटकम जो है यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है, तो अगर ये बोल दिया गया है तब तो फिर डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि बी तो नहीं हो रहा है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है कुछ नॉन जीरो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है कुछ नॉन जीरो है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या है, ज़ीरो है ना, क्योंकि अगर ए हो गया मतलब डेफिनेटली बी तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर मैं मान लूँ ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ, तब फिर वो क्या होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन कुछ है नहीं यहाँ पर, तब फिर वो ज़ीरो हो जाएगा। और फिर अगर मैं पी ए इंटू पी बी करता हूँ तो वो तो नॉन ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि दोनों ग्रेटर देन ज़ीरो है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी आएगा। तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो डिसजॉइंट इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं, बल्कि वो जितना डिपेंडेंट हो सकते हैं उतना डिपेंडेंट है। मतलब क्या है कि अगर मैंने बोल दिया कि एक इवेंट जो है वो हो गया, तो उसका मतलब ये है कि दूसरा तो नहीं हुआ है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ज़ीरो हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी वो भी ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है कंफ्यूज मत हो जाना कि मतलब डिसजॉइंट का मतलब ये नहीं है कि दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है, बल्कि जितना डिपेंडेंट हो सकते हैं उतना डिपेंडेंट है। अब एग्जाम्पल करते हैं, एंड प्लीज़ सब कुछ समझ के पढ़िए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा कोई पार्ट तो फिर से वीडियो देखो, ठीक है, थोड़ा टाइम दो तब समझ में आएगा। और ये सब अगर अभी समझ लिए तब फिर बाद में जब कॉलेज में जाके पढ़ाई करोगे तब भी ये सब चीज़ जो है पूरा दिमाग में रहेगा, तो उस टाइम पर पढ़ने में और मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ डाई इज़ थ्रोन, ठीक है। डाई बोला गया मतलब कि सिक्स साइडेड, तो या तो वन आएगा या टू या थ्री या फोर या फाइव या सिक्स। इफ़ ई इज़ द इवेंट द नंबर अपियरिंग इज़ अ मल्टीपल ऑफ थ्री, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ई क्या बोल रहा है, मल्टीपल ऑफ थ्री, तो मल्टीपल ऑफ थ्री कौन सा होगा, ये थ्री और फिर ये सिक्स। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे दिखाऊँ तो यहाँ पर क्या होगा, थ्री होगा, सिक्स होगा, है ना, ई के अंदर। और फिर एफ क्या बोल रहा है, द नंबर अपियरिंग इज़ इवन, ठीक है। तो इवन मतलब 2 4 6, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 2 4 6, है ना। और फिर बाहर में क्या लाई करेगा, 1 और 5 बच गया, तो 1 और 5 बाहर में लाई करेगा, ठीक है। फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट है कि नहीं उसके लिए क्या चेक करेंगे, सबसे पहले पी ऑफ ई निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये है डाई को रोल कर रहे हैं, तो इक्वली लाइकली इवेंट्स है, तो सारे आउटकम्स का क्या है, प्रोबेबिलिटी 1/6, तो यहाँ पर दो आउटकम्स है, तो 2 इंटू 1/6 1/3, है ना। तो पी ऑफ ई क्या हो जाएगा, 1/3। फिर पी ऑफ एफ क्या होगा, सारी इक्वली लाइकली हैं, यहाँ पर 3 है तो 3 इंटू 1/6, ये क्या हो जाएगा 1/2, है ना। और फिर पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक इवेंट है तो 1 इंटू, यहाँ पर एक आउटकम है तो 1 इंटू 1/6, है ना, तो 1/6। और फिर पी ई इंटू पी एफ करो तो 1/3 इंटू 1/2, तो 1/6, है ना। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल, तब फिर हम लोग बोलेंगे ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है,
ठीक है। तो यहाँ पर अपना दिमाग मत लगाना स्टार्ट कर देना कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं, इवन आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, सीधा ये करो, इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर इंडिविजुअल इवेंट्स का निकालो, प्रोडक्ट करके देखो, अगर सेम आ रहा है तब फिर इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है। अब यहाँ से लॉजिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर इवेंट ए होता है उससे इवेंट बी पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो अगर इवेंट ए नहीं होता है तब भी इवेंट बी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि मान लो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि P ऑफ B गिवन A जो है वो P ऑफ B है ना। मतलब कि A हुआ उससे B को फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ भी, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ B गिवन A जो है ये सेम रहेगा। तब फिर अगर A नहीं होता है तब भी B को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना, तब भी ये चीज़ वैलिड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इवेंट ए और इवेंट बी जो है इंडिपेंडेंट है तो उसका मतलब क्या होगा कि इवेंट ए और फिर जो बी कॉम्प्लीमेंट इवेंट है वो भी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। और ऐसे ही जितने भी कॉम्बिनेशन आप बना लो कि ए कॉम्प्लीमेंट और फिर बी, है ना, ये भी इंडिपेंडेंट होगा, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ये भी इंडिपेंडेंट होगा एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब जो भी कॉम्प्लीमेंट्स का आप बना लो, ठीक है। तो लॉजिकली आई होप आपको समझ में आया होगा। और फिर फॉर्मूला में अगर प्रूव करना चाहेंगे तो ये, तो मान लो कि मैं ए और बी कॉम्प्लीमेंट को जो है इंडिपेंडेंट प्रूव करना चाहता हूँ, तब फिर उसमें मेरे को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा। तो ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये जो येलो वाला पार्ट है और फिर ग्रीन वाला पार्ट है, दोनों को जोड़ के, है ना, यूनियन। तो येलो वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये हम लोगों ने काफ़ी बार कर लिया है। और फिर ग्रीन वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो दोनों का यूनियन, तो प्रोबेबिलिटी ले लेंगे, मतलब दोनों डिसजॉइंट है यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको दूसरा साइड लेके जाएंगे तो पी ए इंटू वन माइनस पी बी, या फिर पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, वन माइनस पी बी के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला जो है यहाँ से आ गया, ठीक है। तो प्रूव करना है तो इस टाइप से प्रूव कर सकते हैं फॉर्मूला से, लेकिन लॉजिकली ऐसे समझो कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है मतलब कि बी का होने से ए को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो अगर बी नहीं भी होता है तब भी ए को फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। या फिर ए नहीं होता है तब भी बी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी ये वाला रहेगा कॉम्बिनेशन वो जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब इसी पर जेई मेंस का एक बहुत आसान क्वेश्चन मेरे को दिख गया था तो मैंने एज एन एग्जांपल दिखा दिया। तो अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन से और एक चीज़ क्या सीखना चाहिए आप लोगों को, अभी सोल्यूशन हम लोग देखेंगे, या फिर खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके बिना सोल्यूशन देखे ट्राई कर लो। तो इससे क्या सीखना चाहिए कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान आ जाते हैं। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे प्रोबेबिलिटी का चैप्टर छोड़ के चले गए, है ना। तो ये जो एग्जामिनर है उसको भी पता है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी पीएनसी ये सब छोड़ के आते हैं, तब फिर वो लोग क्या करेंगे कि बहुत आसान क्वेश्चन डाल देंगे इस चैप्टर से, ठीक है। तो जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कौन सा चैप्टर आसान है, कौन सा स्कोरिंग है ना। तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन अगर आसान पूछ दिया कोई भी चैप्टर से तो वो स्कोरिंग बन जाता है। तो इसीलिए मेरा एडवाइस हमेशा यही रहता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा सिलेबस का कवर करके जाओ, ठीक है। और एग्ज़ाम में वहाँ पर देखो कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। तो जैसे वेक्टर अलजेब्रा का मान लो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया तब फिर करना है, अगर मुश्किल क्वेश्चन दे दिया तब फिर नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि ए एंड बी बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। तो अब दिमाग में आपको क्या सोच लेना है, अगर ए और बी जो है इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट जो है ये भी इंडिपेंडेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ये भी इंडिपेंडेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट बी ये भी इंडिपेंडेंट है ना। ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। और फिर इसमें क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 1/6 है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, ठीक है। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तब फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा, ये ए डिवाइड बाई बी मतलब ए गिवन बी लिखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा, तो दोनों इंडिपेंडेंट है मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तब फिर ये जो है ए ही होना चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होना चाहिए। या फिर अगर आपको फार्मूला के टर्म्स में देखना है तब फिर ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। और फिर उसके बाद
ये ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। या फिर लॉजिकली ऐसे समझो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, है ना। तो 1/3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 2/3, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद मान लो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो या तो फॉर्मूला सब लगा के चेक कर सकते हो, या फिर यहीं से हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब कि दिस शुड बी सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 माइनस 1/3, 2/3 होना चाहिए, यहाँ पर 1/3 दिया हुआ, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो ये ए और बी कॉम्प्लीमेंट क्या इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 1/3, तो ये भी 1/3, तो ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यहीं पर सॉल्व हो गया, यहीं पर ख़त्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बस प्रैक्टिस के लिए आप लोग इसको भी इवेलुएट करके देख सकते हो, एग्ज़ाम में मत बैठ जाना कि इसको इवेलुएट कर रहे हैं। एग्ज़ाम में जैसे ये करेक्ट ऑप्शन आ गया तो यहाँ पर इसको टिक लगाओ, आंसर करो, फिल और निकलो, आगे बढ़ो, मतलब दूसरा क्वेश्चन करो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला से कैसे सोच सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, है ना, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसको कैसे सोचेंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मतलब क्या कि ये पूरा चीज़, है ना, या तो ए या तो मतलब ये ए यूनियन बी हो जाएगा, और ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या बच जाएगा लास्ट में, यही ए बच जाएगा बस, है ना। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए ही होगा, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो वो क्या होगा, पी ए इंटू पी बी, है, तो 1/3 इंटू 1/6, और फिर ये सबका डाल दो यहाँ पर 1/3 प्लस 1/6 माइनस दिस, तो ये 3/4 आना चाहिए, है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी गलत है, ठीक है। तो ये तो बस प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिखाया, एग्ज़ाम में जैसे ये आंसर आया तो उसको लगा के फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करके जाओ, और फिर जहाँ पर भी आसान क्वेश्चन पूछ दिया उसको सॉल्व कर लो। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो हम लोगों ने देखा इंडिपेंडेंस दो इवेंट्स के लिए, है ना, ए और बी। अब मान लो कि मेरे पास 3 इवेंट्स हैं, A1 A2 A3, या फिर उससे भी ज़्यादा A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AN। तो उस केस में हम लोग इंडिपेंडेंस कैसे कहेंगे, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे 3 वाला एग्जांपल देखते हैं, मान लो A1 A2 A3 है, ठीक है। तो A1 और A2 आपस में इंडिपेंडेंट कब होगा, जब ये चीज़ सेटिस्फाई होगा, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि A1 और A2 जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फिर A1 और A3 कब होगा, जब ये वाला चीज़ सेटिस्फाई होगा, है ना। और फिर A2 और A3 कब इंडिपेंडेंट होगा, जब ये सेटिस्फाई होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 इज इक्वल टू P ऑफ A2 इंटू P ऑफ A3। तो ये 3 कंडीशन से क्या हो गया कि ये लोग आपस में जो है मतलब पेयर वाइज जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि A1 A2 इंडिपेंडेंट है, A1 A3 इंडिपेंडेंट है, A2 A3 इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग पेयर वाइज इंडिपेंडेंस बोलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है, या फिर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। तो वो इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 जो है दैट शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, ठीक है। तो ये चारों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तभी हम लोग बोलेंगे कि ये पूरा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आई होप डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, नहीं तो हम लोग थोड़ी देर में एग्जाम्पल देखेंगे। तो तो मान लो कि जैसे बहुत सारे इवेंट्स हैं A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AN, ठीक है। तो इसमें हम लोग इंडिपेंडेंट तभी बोलेंगे इसको, है ना, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट, जबकि ये सारे आपस में इंडिपेंडेंट हो, है ना। A1 A2 के साथ इंडिपेंडेंट है, A1 A3 A1 A1 सारे इंडिपेंडेंट्स है। लेकिन हम लोग अगर मान लो कि कुछ 4 उठा लेते हैं, ठीक है, जैसे P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, तब हम लोग को ये भी हम लोग लिख सकें, ठीक है, P ऑफ A1 इंटू P ऑफ A2 इंटू P ऑफ A3 इंटू P ऑफ A4, है ना। तब हम लोग बोलेंगे A1 A2 A3 A4 जो है वो इंडिपेंडेंट है,
ठीक है। सिमिलरली फिर A5 के लिए, या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन हम लोग उठा लेंगे तो उसके लिए जो है हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो है इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर ये पूरा इंडिपेंडेंट है तब फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि P ऑफ, आप कोई भी M उठा लो, ठीक है, AI से लेके AM तक, ठीक है, कोई भी आप इवेंट्स उठा लो और उसका इंटरसेक्शन लो, तो दैट शुड बी इक्वल टू P ऑफ AI इंटू P ऑफ AJ एंड सो ऑन अप टू P ऑफ AM, ठीक है, फॉर एनी डिस्टिंक्ट इंडिसेस IJM। तो इसका मतलब कि कोई भी आप उठा लो, जैसे मैं मान लो कि उठा लेता हूँ P ऑफ A4 इंटरसेक्शन A5 इंटरसेक्शन A6 इंटरसेक्शन A लेट्स से 10, ठीक है, इंटरसेक्शन A9, इस टाइप से उठा लेता हूँ, तब फिर दिस शुड बी इक्वल टू P ऑफ A4 इंटू P ऑफ A5 इंटू P ऑफ A6 इंटू P ऑफ A10 इंटू P ऑफ A9, ठीक है। तो इस टाइप से कोई भी आप कॉम्बिनेशन उठाओ तो वो जो है ये चीज़ सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जो है हम लोग उसको म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी इसमें इवेंट अगर होता है, ठीक है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाकी इवेंट्स हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको जो है इंडिपेंडेंस वैसे सोच सकते हो। तो जैसे मान लो कि हम लोग ये इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि A1 हुआ और फिर A2 नहीं हुआ, A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट, तो बाकी जितने भी इवेंट्स हैं उसके बारे में मेरे को जो भी चीज़ बता दिया गया हो, ठीक है, कि गिवन दैट A4 नहीं हुआ, A3 हुआ एंड A5 नहीं हुआ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी जो है ये सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसको जो है इंडिपेंडेंस कहते हैं हम लोग। तो मोस्टली आप लोगों को इसी का ज़रूरत पड़ेगा शायद, ठीक है, तो इसको दिमाग में रख लेना कि A1 A2 आपस में है तो ये है, A1 A3 आपस में इंडिपेंडेंट है तो ये है, A2 A3 आपस में है तो ये है, और फिर तीनों को अगर इंडिपेंडेंट कहना है तब फिर और एक कंडीशन ये जो है ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं, जबकि तीन इवेंट्स है हमारे पास जो कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है लेकिन तीनों साथ में जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें मान लो कि हम लोग दो फेयर कोइन को टॉस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो फेयर कोइन मतलब क्या कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल्स आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। तो H1 कौन सा इवेंट है कि पहली बार में जो है हेड आ गया, मतलब पहली बार में आपने थ्रो किया और फिर आपको हेड आ गया, ठीक है, तो ये इवेंट को हम लोग H1 कहेंगे। फिर H2 क्या है कि दूसरी बार में हेड आया, ठीक है, तो पहली बार में हेड आया, फिर उसके बाद टॉस किया आपने तो हेड आ गया, एक तो ये वाला हो गया। फिर या तो पहली बार में टेल आया फिर उसके बाद हेड आ गया, ठीक है, तो ये हेड इन दी सेकेंड टॉस है, ठीक है, H2। तो पहले तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि पहली बार में हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 क्या है 1/2। दूसरी बार में हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक तो हेड यहाँ से आ सकता है ना, कि पहली बार में हेड दूसरी बार में हेड, तो एक तो ये वाला हो सकता है, या फिर पहली बार में टेल फिर दूसरी बार में हेड, ठीक है, तो 1/4 प्लस 1/4 ये 1/2। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि इंडिपेंडेंट है ना, तो दूसरी बार में हेड आया तो उस मतलब क्या है उसका 1/2 ही रहेगा, है ना, सिक्का उछाल रहे हो तो वही रहेगा। अब और ये सैम्पल स्पेस हो गया हम लोगों का, है ना, कि पहली बार में हेड आया फिर दूसरी बार में हेड आया फिर पहली बार में हेड फिर उसके बाद टेल फिर पहली बार में टेल फिर हेड फिर टेल टेल, ठीक है, और सारे इक्वली लाइकली हैं तो 1/4 1/4 1/4 1/4, ठीक है। या फिर इसका क्या था प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर से हेड आने का 1/2 तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, यहाँ पर 1/2 तो फिर से 1/4, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 1/2, तो ये रहेगा, ठीक है। और तीसरा हम लोगों ने इवेंट लिया कि दोनों टॉस में जो है सेम रिजल्ट आया, मतलब क्या कि अगर पहली बार में हेड आता है तो दूसरी बार में भी हेड, ठीक है, तो ये वाला हो गया, या फिर पहली बार में टेल आता है तो दूसरी बार में भी टेल, ठीक है, तो ये C इवेंट हो गया। तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या हो जाएगा, या तो ये इवेंट या तो ये, तो 1/4 प्लस 1/4 तो 1/2, है ना। तो अब मान लो कि मैं इंडिपेंडेंस चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहले चलो H1 और C का, ठीक है, तो H1 और C का मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 इंटरसेक्शन C, तो इसका मतलब क्या है कि पहली बार में हेड आया है, ठीक है, और फिर C भी हुआ है, मतलब क्या होगा कि दोनों बार में सेम चीज़ आना चाहिए, मतलब दूसरी बार में भी हेड आना चाहिए, है ना, तो इसका मतलब यही हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि पहली बार में भी हेड आया और दूसरी बार में भी हेड आया। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा, नहीं तो सोच लो थोड़ा सा। तो पहली बार में भी हेड आया दूसरी बार में भी हेड आया, तो वो कौन सा ये वाला है 1/4, है ना, तो प्रोबेबिलिटी H1 इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा 1/4, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 क्या है
1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है 1/2, तो दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर 1/4 है ना, और सेम प्रोडक्ट पी ऑफ H2C भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि H1 और C जो है वो भी इंडिपेंडेंट है, H2 और C वो भी निकाल सकते हो कि दूसरी बार में हेड आया, ठीक है, और फिर दोनों बार में सेम आया, मतलब कि आपकी पहली बार में भी हेड ही आया होगा, है ना, तभी दोनों हो सकता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 1/4। तो ये इससे क्या आ गया कि आपका H1 और H2 जो है, सॉरी H1 और C जो है वो भी इंडिपेंडेंट है, H2 और C जो है वो भी इंडिपेंडेंट है, और H1 और 2 है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ H1 एंड H2, तो ये 1/4 है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 इंटू 1/2 वो भी 1/4। तो H1 और H2 जो है वो भी इंडिपेंडेंट है, तो पेयर वाइज ये सारे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन अगर तीनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं, फिर उसके चेक करने के क्या और एक कंडीशन क्या चाहिए कि ये वाला अगर हम लोग निकालते हैं पी ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन C, तो इसका मतलब क्या है कि पहली बार में हेड आया और फिर दूसरी बार में हेड आया, है ना, और C तो मतलब हो ही रहा है, अगर पहली बार में हेड आएगा दूसरी बार में हेड आएगा तो दोनों बार सेम ही आया है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा कि पहली बार में हेड दूसरी बार में हेड, है ना, तो 1/4। ठीक है, लेकिन अगर पी ऑफ H1 लेते हो तो वो क्या होगा 1/2, पी ऑफ H2 1/2, पी ऑफ C 1/2, तो तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1/8, तो दोनों जो है इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसमें क्या हो गया कि ये तीनों जो है पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, लेकिन सारे जो है इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, और इसको सोच कैसे सकते हो कि अगर मैंने बोल दिया कि पहली बार में भी हेड आ गया दूसरी बार में भी हेड आ गया, तब तो फिर C तो डेफिनेटली हो रहा है ना, तो गिवन दैट पहली बार में हेड आया दूसरी बार में हेड आया, C होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। ठीक है, तो अगर मेरे को पता चलता है कि H1 हुआ है एंड H2 हुआ है, तो C के प्रोबेबिलिटी पर जो है फ़र्क पड़ गया। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और अगर मेरे को बस ये पता है कि पहली बार में हेड आया है, ठीक है, तब फिर दूसरी बार में मतलब C हो रहा है कि नहीं वो डिपेंड करेगा कि दूसरी बार में हेड आता है कि नहीं। ठीक है, तो वो तब भी 1/2 ही रहेगा। तो एक इवेंट हुआ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है C पर, लेकिन अगर दोनों हो गया तब फिर हम लोग को पता चल गया कि C तो हुआ ही है ना, तब फिर प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पर पेयर वाइज इंडिपेंडेंस है लेकिन तीनों के तीनों जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो वीडियो को। ठीक है, अब एक और फाइनल एग्जांपल दे देता हूँ, ये जेई एडवांस सब में पूछ सकता है इस टाइप का। तो इसको रिलायबिलिटी कहते हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक सिस्टम कुछ इस टाइप का है कि मान लो एक ये छोटा सा यूनिट है, मतलब एक बड़ा सा मेरे पास सिस्टम है, ठीक है, और फिर मतलब बहुत सारी यूनिट्स को मिला के या फिर बहुत सारा छोटा छोटा मशीन्स को मिला के जो एक बड़ा सा मशीन बना है, ठीक है, या फिर एक सिस्टम बना है। तो ये वाला मान लो एक यूनिट है वो सिस्टम का, ठीक है, ये दूसरा यूनिट है, ये तीसरा यूनिट है। ठीक है, अब ये इस टाइप से सीरीज़ में अरेंज्ड है। ठीक है, तो सीरीज़ में अरेंज होने का मतलब क्या है कि अगर एक भी ख़राब हो गया मतलब क्या कि सिस्टम पूरा ख़राब हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये वाला जो है पहला यूनिट ये काम कर रहा है, ठीक है, वो इवेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है U1, मतलब UI मतलब ith यूनिट इज़ अप, मतलब कि ये वाला जो यूनिट है काम कर रहा है। तो U1 मतलब कि U1 वाला जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट यूनिट I इज़ अप उसका प्रोबेबिलिटी PI है। ठीक है, मतलब कि ये वाला यूनिट काम कर रहा है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है P1, ये वाला यूनिट काम कर रहा है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है P2, और फिर ये वाला यूनिट काम कर रहा है उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया U3, सॉरी प्रोबेबिलिटी P3 हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इज़ अप, तो अगर सिस्टम मेरा मतलब सिस्टम को इस टाइप से सोच सकते हो बड़ा सा, तो अगर सिस्टम काम कर रहा है तो उसका उसमें क्या होना चाहिए कि U1 भी काम करना चाहिए, U2 भी काम करना चाहिए, U3 भी काम करना चाहिए, है ना। तो U1 इंटरसेक्शन U2 इंटरसेक्शन U3 ये होना चाहिए, है ना, प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इज़ अप कि तीनों काम कर रहा है। तो तीनों इंडिपेंडेंट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं P ऑफ U1 इंटू पी ऑफ U2 इंटू पी ऑफ U3। तो P ऑफ U1 क्या है P1, तो P1 इंटू P2 इंटू P3। तो इस केस में हम लोग सिस्टम चल रहा है काम कर रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा P1 इंटू P2 इंटू P3। अब मान लो इंस्टेड ऑफ सीरीज़ ये पैरेलल में अरेंज्ड है। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है कि मान लो ये मेरा सिस्टम है, तो इसमें से कोई भी एक सिस्टम अगर काम कर रहा है तो उसका मतलब कोई भी एक यूनिट अगर काम कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि मेरा सिस्टम काम कर रहा है ना। पैरेलल का वो है, पैरेलल
काम कब नहीं करेगा, जब ये तीनों के तीनों ख़राब हो जाए, है ना। और ख़राब होने का मतलब क्या है कि U1 कॉम्प्लीमेंट, है ना, U1 कॉम्प्लीमेंट, U2 कॉम्प्लीमेंट, U3 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये सिस्टम का काम करने का प्रोबेबिलिटी क्या है कि या तो यूनिट 1 काम करे, या तो यूनिट 2 काम करे, या तो यूनिट 3 काम करे। तो ये या तो जो मैं कह रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है कि यूनियन, है ना, मतलब या तो U1 या तो U2 या तो फिर U3, तो यूनियन, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंस का हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ा था, इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि इसको इंटरसेक्शन में कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है काम कब नहीं करेगा, तो ये काम तभी नहीं करेगा जब U1 भी काम नहीं कर रहा है, U2 भी काम नहीं कर रहा है, U3 भी काम नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, है ना। तो अगर ये हो रहा है तब फिर काम नहीं कर रहा है ये, है ना, मतलब कि ये चीज़ जो है इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। तो 1 माइनस दिस थिंग इज इक्वल टू दिस। समझ में आ रही है बात, कि जैसे ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है या तो U1 काम कर रहा है, या तो U2 काम कर रहा है, या तो U3 काम कर रहा है ना। और फिर या तो ऐसे लिख लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि तीनों के तीनों खराब हो जाएं एक साथ, ठीक है ये। तो अब सिंस U1 U2 U3 इंडिपेंडेंट है, तब फिर U1 कॉम्प्लीमेंट, U2 कॉम्प्लीमेंट, U3 कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों भी इंडिपेंडेंट है, तब फिर तीनों को लेके मल्टीप्लाई कर दो, P ऑफ U1C, P ऑफ U2C, P ऑफ U3C। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, 1 माइनस P3, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जी एडवांस्ड में पूछ सकता है, जी मेंस में तो शायद नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर किसी का मूड किया तो पूछ देगा, ठीक है। तो समझ लो, थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हम लोगों ने जो है इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा है, अब आगे जो है हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।